नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल पे। जहां आज आप लोगों को क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, यानी ओवरऑल बात किया जाए तो प्रकाश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देख लीजिए क्या क्या हमको पढ़ना है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, ठीक है, लेंस, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना दिए हैं, इसी को आपको समझा देंगे। ठीक है, इसी को आप लिख लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। यहीं से इसी में से 100% समझिए क्वेश्चन इसी में से आएगा। ठीक है, 100% बोल रहा है ना, 100% समझिए कि क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हम लोग का है जिसका नाम है प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश क्या है कि देखने का माध्यम है। ठीक है, देखने का मतलब, देखने का माध्यम का मतलब कि प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते हैं। हमको पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को इतना चीज़ पढ़ लेना है जितना हम लोग को एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग प्रकाश के बारे में और चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो पहला, यानी प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। पहला याद रखना है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में प्रकाश जो होती है ट्रेवल करती है, यानी उतना दूर जाती है। ठीक है, तो ये प्रकाश के बारे में आप जान गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रकाश बताइए कि क्या है, तो ऊर्जा का रूप है। प्रकाश के बारे में और पूछा जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं है, तो है। प्रकाश की चाल पूछ सकता है, तो ये चीज़ पूछा जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये किरण क्या होती है। ठीक है, किरण, तो प्रकाश की दिशा को किरण कहा जाता है। यानी प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है, जैसे मान लीजिए कि इधर गमन कर रही है तो प्रकाश की दिशा ऐसे है, तो इसको हम लोग किरण कहेंगे। यानी तीर द्वारा प्रकाश के किरण को दिखाया जाता है, यानी किरण को दिखाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद बात किया जाए कि किरण पुंज यानी प्रकाश पुंज क्या है, तो देखिए किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। एगो अभिसारी किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज होता है, समानांतर किरण पुंज होता है। देखिए, अभिसारी का मतलब होता है कि बहुत दिशाओं से प्रकाश जब आके एक ही बिंदु पे मिलती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे अवतल दर्पण में किरण जो होती है वो मिलती है। ठीक है, उत्तल लेंस की बात की जाए तो वो भी अभिसारी है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे पूछाएगा कि बताइए कि अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है, अभिसारी, अपसारी, समानांतर, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर में क्या देना है, अभिसारी। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए अपसारी का, तो अपसारी जो है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, तो अभिसारी प्रकाश, अपसारी प्रकाश पुंज, यानी कहने का मतलब है कि एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जब प्रकाश फैल जाता है, ठीक है, तो उसको अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे बात किया जाए, यहाँ पे आपको फिगर के द्वारा समझाया गया है। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा, उत्तल दर्पण जो है वो, उत्तल दर्पण जो है अपसारी दर्पण कहलाता है, और अवतल दर्पण जो है अपसारी दर्पण कहलाता है। इसी तरह समानांतर की बात की जाए, समानांतर प्रकाश पुंज की, तो जो सभी किरणें जो समानांतर होती है यहाँ पे, उसको समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश जो होती है वो समानांतर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। उसके बाद कि कुछ पदार्थ की बात किया जाए कि किससे प्रकाश उत्सर्जित होता है और किससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे प्रदीप्त, तो पदार्थ जो होता है चमकने के आधार पे 2 प्रकार के होता है।
एक जो होता है प्रदीप्त होता है और एक होता है अप्रदीप्त यानी अदीप्त होता है। ठीक है, प्रदीप्त या दीप्त का मतलब होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे तारा हो गया, ठीक है, जल बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, जैसे जलती हुई लकड़ी हो गई। तो वहाँ से जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है जिस वस्तु से, उसको क्या बोला जाता है? प्रदीप्त वस्तु बोला जाता है। और अप्रदीप्त या अदीप्त किसे कहते हैं कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। जैसे चांद हो गया, ईंट पत्थर, ये सब, दीवार, ठीक है। मनुष्य भी एक प्रकार का अदीप्त वस्तु है, मनुष्य से थोड़े प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद और पदार्थ के बारे में हम लोग समझते हैं कि किसके आर पार दिखाई देता है, किसके आर पार नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इस आधार पे हम लोग देखते हैं। तो पदार्थ तीन प्रकार के होता है। एक पारदर्शी पदार्थ होता है। पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कांच हो गया, साफ पानी हो गया, ठीक है। इस प्रकार की वस्तुएं जो होती है वो पारदर्शी होती है। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? तो जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, जैसे दीवार हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है। कोई भी मान लीजिए कि जैसे पेड़ पौधा हो गया, जानवर हो गया, कोई भी बेंच कुर्सी, ये सब जो है जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। यानी नहीं देखने का मतलब होता है कि उसके पार प्रकाश नहीं जा पाता है, ठीक है। ये चीज होता है, ठीक है। उसके बाद परभासी, किसके बारे में समझेंगे? परभासी के बारे में। तो परभासी का मतलब क्या होता है समझिए। परभासी का मतलब होता है कि कुछ मात्रा में प्रकाश जो होती है उसके आर पार हो जाती है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, यानी धुंधला दिखाई देता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज जो होता है, चाहे घिसा हुआ कांच हो गया, ये सब जो होती है वस्तुएं, वो क्या होती है? परभासी वस्तुएं होती है। तो प्रकाश के बारे में इतना हम लोग देख लिए। अब बात किया जाए कि अगला टॉपिक हम लोग का जो है वो कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग को पीएचडी अभी करना नहीं है, पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, एक एक टॉपिक हम लोग, क्या बोला जाता है कि एक एक टॉपिक का परिभाषा हम लोग जानेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। अब उतना टाइम बचा नहीं है हम लोग को, एक महीना में पूरा टॉपिक को, पूरा चैप्टर को क्लियर करना है। इसलिए शॉर्ट में हम लोग उतना समझ ले, उतना जान ले जितना हम लोग के लिए आवश्यकता है, ठीक है। तो इसलिए अगला टॉपिक हम लोग डायरेक्ट आएंगे प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो प्रकाश के परावर्तन क्या है इसको समझिए। तो प्रकाश के परावर्तन क्या है, देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाए, बस इतना ही जान लीजिए। यानी लौटने की, यानी कोई भी वस्तु रखा जाए और प्रकाश आके टकरा के वापस चली जा रही है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे कि जैसे ये वस्तु है, एक मान लीजिए परावर्तक सतह है, जहाँ परावर्तक सतह का मतलब होता है जहाँ प्रकाश आके टकराती है। तो ये प्रकाश आई ऐसे, यहाँ पे टकराई या फिर वापस चली गई। तो जो आके टकराती है उसको आपतित किरण कहा जाता है, जो लौट के जाती है उसको परावर्तित किरण कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में एक लंब बनता है, तो जिसको अभिलंब कहा जाता है। क्या बोला जाता है जी? अभिलंब बोला जाता है, ठीक है। तो ये अभिलंब हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, ठीक है। कोण यहाँ पे बना है, देख लीजिए, यहाँ पे कोण बना है। तो ये कौन सा? आपतन कोण कहलाएगा। और यहाँ पे यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इतना हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं कि परावर्तन जब होता है ना, यानी जब परावर्तन होता है तो वो कुछ नियमों का पालन करता है। जो नियम है, दो प्रकार के इसका नियम है। यानी पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम है। कितना नियम है जी? तो दो नियम। याद रहेगा कितना नियम है? दो नियम है, ठीक है। एक पहला नियम जो है इसको याद रखिएगा कि आपतित किरण, यानी जो ये आई है किरण, ये किरण, ठीक है। उसके बाद अभिलंब, ये जो किरण है ये, और कहने का मतलब है कि परावर्तित किरण, ये गई है जो किरण, ठीक है, तीनों एक ही बिंदु पे है, यानी एक ही तल पे है। उसको हम लोग प्रकाश के
परावर्तन का पहला नियम हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब बात की जाए सेकंड नियम क्या है कि देखिए यहाँ पे ये जो कोण बना है और ये जो कोण बना है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण जो बना है, ये जो कोण होता है ना हमेशा बराबर होता है। इसलिए दूसरा नियम जो बन जाता है वो क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब क्या है, यानी इमेज यानी फोटो। ठीक है, तो प्रतिबिंब का मतलब फोटो कॉपी। जैसे मान लीजिए कि जैसे वस्तु है वैसे मान लीजिए कि कोई दिखाई दे उसको हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, अब इसका जो परिभाषा है, तो परिभाषा मान लीजिए कि परिभाषा उसको आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे परिभाषा इसका है कि जब दो किरण आके जहाँ पे मिलती है तो वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब ऐसी प्रतिबिंब निर्माण पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी समझिए प्रतिबिंब का मतलब होता है कि फोटोकॉपी। ठीक है, फोटोकॉपी, फोटोकॉपी के जैसा प्रतिबिंब। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम दो किरण चाहिए। ठीक है, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम दो गो किरण चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा प्रतिबिंब के लिए। प्रतिबिंब के प्रकार की बात किया जाए तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार है जी, दो प्रकार है। एक जो है जिसको वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। एक को क्या बोला जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब कि जो वास्तविक कटान से बना होता है, जो किरणों के वास्तविक कटान से बना होता है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे और कुछ याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है और यह दर्पण के आगे सामने बनता है। ठीक है, ये जो दर्पण है इसके सामने ही वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और ये हमेशा याद रखिएगा कि उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, यानी उल्टा जहाँ आएगा वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब की बात किया जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, और यह हमेशा सीधा बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे आप अंतर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इससे फायदा क्या हुआ कि ये पूछेगा कि बताइए वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, तो आप दोनों यानी ये जो पॉइंट है कि किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह दर्पण के आगे बनता है, इसमें लिख दीजिएगा। काल्पनिक में लिख दीजिएगा किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है और यह हमेशा सीधा बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, दर्पण के बारे में। तो दर्पण देखिए, दर्पण क्या है, तो जिसका एक भाग जो होता है कलई किया रहता है, पॉलिश किया रहता है, पेंट किया रहता है, और दूसरा भाग जो होता है चमकीली होती है, उसको क्या बोलेंगे, दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो दर्पण का मतलब आपको समझ में आ गया। दर्पण क्या है कि जिसका एक भाग चमकीला, जैसे आप शीशा देखते हैं तो एक भाग क्या होता है, चमकीली सतह जहाँ पे आप अपना मुख देखते हैं, चेहरा को देखते हैं, और दूसरा भाग जो होता है पॉलिश किया रहता है। ठीक है, तो वही जो होता है उसी को दर्पण कहते हैं। शीशा जो हमारे घरों में है उसी को दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बात किया जाए कि दर्पण के प्रकार। ठीक है, तो दर्पण के कितने प्रकार है, तो देखिए दर्पण के जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होता है, लेकिन हम लोगों को मान लीजिए तीसरा के बारे में नहीं पढ़ना है, परवलयिक दर्पण जो होता है उसके बारे में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे दर्पण द्वितीय प्रकार। ये पूछेगा नहीं दर्पण के प्रकार के बारे में। ठीक है, अगर पूछ भी देगा तो दो तीन प्रकार के कह दीजिएगा। यहाँ पे अवतल उत्तल मान लीजिए एक और प्रकार ले लीजिएगा, तीन प्रकार के बोल दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द्वितीय को प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रकार पढ़ेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है जी, तो समतल दर्पण कि जिसका परावर्तक सतह जो होता है समतल हो उसको समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं। तो ये कहता है कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक बनता है, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक के साथ साथ क्या बनता है, सीधा, यानी काल्पनिक जहाँ बनेगा वहाँ सीधा बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद
और समझते हैं कि यहाँ पे वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है, जितना दूर आप वस्तु को रखिएगा उतना ही दूर पे प्रतिबिंब उसका बनेगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा वस्तु का आकार जो होता है प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है इसमें। यानी पूछेगा कि कौन सा ऐसा दर्पण है जहाँ पे बराबर प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा? समतल दर्पण। ठीक है, समान आकार का प्रतिबिंब और काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है किस में? समतल दर्पण। ठीक है, आगे आप लोगों को उत्तल अवतल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको उत्तल दर्पण पढ़ाएंगे तो उसमें भी काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक बनेगा लेकिन उसमें छोटा बनता है, लेकिन इसमें क्या बनता है? बराबर बनता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा इसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण ये गोला का एक भाग होता है, यानी कहने का मतलब है कि ये गोला से बना होता है। ठीक है, ये खोखला गोला से बना होता है, इसलिए क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। इसको अगर ये गोला है, इसको आधा से हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो इससे जो हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा, ये दो प्रकार के प्रतिबिंब बन जाता है। एक को मान लीजिए अंदर से पेंट कर दे और दूसरे को बाहर से पेंट कर दे, तो ये बन जाता है आपका दो प्रकार के। एक जो होता है ये अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? इस तो कहता है कि इसका परावर्तक सतह क्या होता है? अंदर की तरफ यानी धंसा होता है। जैसे ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह यानी इधर वाला जो हिस्सा है ये क्या है? धंसा है। और ये उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा यानी उठा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये उत्तल दर्पण है तो इसका परावर्तक सतह जो है, ठीक है, ये क्या है? ये उठा हुआ है। परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है? कि जहाँ प्रकाश आके पड़ती है, जहाँ प्रतिबिंब बनता है, ऐसे समझिए जिस हिस्सा पे आप चेहरा देखते हैं, जैसे समतल दर्पण के केस में आप घरों में देखते हैं, तो जहाँ पे जिस हिस्सा में आप अपना चेहरा देखते हैं उसको क्या बोला जाता है? परावर्तक सतह बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, उसी टाइम से बोल रहे हैं आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट्स है, तो इसमें बहुत कम टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते चलिए। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि अच्छा नंबर वो भी लाए लो। ठीक है, अगला पार्ट में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे लो। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है इसको पूरा देख लिया होगा, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे तो वो फट अपने से सब इसका आंसर देते जाएगा। और इसका अगर नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमको नोट्स चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है और ये इसका जो होता है मुख्य अक्ष होता है, प्रधान अक्ष होता है, आप जानते हैं। इसमें ये जो होता है दर्पण के बीचों बीच ध्रुव होता है यानी पी होता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए ये पी होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि एफ होता है यानी फोक्सांतर होता है, यहाँ सॉरी ये एफ है। यहाँ पे जो होता है सी होता है वक्रता केंद्र होता है और ये अनंत होता है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछता है कि अगर कहाँ वस्तु को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तीन वो चीज़ पूछेगा। अगर वस्तु को यहाँ पे रखे तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, स्थिति बताइए, आकार बताइए। तो देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा जी? फोकस पे। याद रखना है प्रतिबिंब, वस्तु की स्थिति यहाँ पे सभी है, तो वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? अगर इधर बनेगा ना दर्पण के आगे, तो दर्पण के आगे जब बना है तो बताए हैं आपको वास्तविक बनेगा। और वास्तविक बनेगा तो ऐसे कैसा होगा? उल्टा बनेगा। देखिए वस्तु है ऐसे, प्रतिबिंब है नीचे के जैसे, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये है वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, और आकार की बात करें तो बिंदु साइज के बहुत छोटा बनेगा। अगला बात किया जाए अनंत और अगर सी के बीच में अगर वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए एफ से थोड़ा सा इधर आइए, यानी 2 नंबर पे यहाँ पे, तो सी और एफ के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा।
कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, या आया समझ में, स्थिति समझ में आ गया। प्रकृति वहीं इधर है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, आकार की बात करें तो वस्तु से छोटा बनेगा। उसके बाद बात करें हम लोग कहाँ पे, ये आइए आप सी पे। ठीक है, तो सी पे हम लोग देखेंगे कि सी पे अगर वस्तु की स्थिति है तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसकी जो आकार जो होती है ना, सेम आकार का यानी समान आकार का आपको यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। पूछेगा कि अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु को रखेंगे कि समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो कहाँ रखेंगे, सी पे रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आइए कि सी और एफ के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो अब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो ये सी से पीछे, सी के परे हम लोग कह देंगे, या चाहे सी और अनंत के बीच में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यही है। ठीक है, और इधर है तो वास्तविक स्थिति की बात करें तो बताइए दिए। आकार की बात करें तो आकार ये बड़ा बन जाएगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और बात किया जाए अब अनंत पे अगर वस्तु को, सॉरी, ये एफ पे वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, ये भी चीज़ हम लोग समझ गए। उसका मान लीजिए आकार जो है बहुत बड़ा होगा, स्थिति अनंत हो जाएगा, प्रकृति वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए, यहाँ पे जैसे बोला है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से दूर अगर होगा तो वो बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब जो है जितने दूर है दर्पण से उतना ही बड़ा होगा, और जितने निकट होगा उतना ही छोटा होगा। और सी पे अगर होगा तो वो बराबर होगा। सी वाला याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है एफ और ध्रुव के बीच में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये वस्तु, ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, इससे बड़ा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख लिए। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग। तो देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग में हम लोग देखेंगे तो ये इसका निम्नलिखित उपयोग है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है कि 2 गो उपयोग पूछ दे, 3 गो पूछ दे, 5 गो पूछ दे, तो याद रखिएगा। एक तो दाढ़ी बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, यानी हजामती दर्पण के रूप में, श्रृंगार के रूप में। श्रृंगार जितना सजावट वाला श्रृंगार होता है, लड़की श्रृंगार जो करती है लोग, ठीक है, वो सभी कौन सा, अवतल दर्पण का ही उसमें उपयोग होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो ये आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु है छोटा और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अब जब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो मैं मान लीजिए दाढ़ी जो है वो दिखाई दे देगा, बाल उसका दिखाई दे देगा, इसलिए क्या होगा, इसका उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, या हजामत बनाने में, यानी हजामत करने में इसका होता है। उसके बाद डॉक्टर द्वारा दांत, कान, नाक, गला इत्यादि की जांच में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। सौर भट्टी में इसका उपयोग, सोलर कुकर में इसका उपयोग, गाड़ियों के हेडलाइट यानी सर्च लाइट में हम लोग इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक की बात करें हम लोग उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, तो उत्तल दर्पण में द्वितीय प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, एक अनंत पे रखा जाएगा तो फोकस पे बनेगा, और अनंत और पी के यानी दर्पण के बीच में, यानी दर्पण के कहीं आगे रख दीजिए तो उसका प्रतिबिंब जो होगा एफ और पी के बीच में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, और सीधा जब बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, याद रखिएगा। इसलिए इसका जो उपयोग हम लोग समझते हैं तो वाहनों के जो साइड मिरर यानी पश्य दृश्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग समझते हैं चिन्ह परिपाटी में। चिन्ह परिपाटी के बात किया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो देखिए चिन्ह परिपाटी में क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कि चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां जो होती है ध्रुव से यानी पी से मापी जाती है, यानी दर्पण से ही मापी जाती है।
ये देखिए ये बनाया गया है, जैसे ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। अगर इधर कोई भी वस्तु है तो चाहे कोई भी चीज़ है तो इसको माइनस रखेंगे, इधर प्लस में ऊपर, प्लस में नीचे, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये दिखाया गया है। तो चलिए यहाँ पे मेन क्या है कि यहाँ पे समझिए कि जो यू होता है वो क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, भी जो होती है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है। और जो एफ होता है, यहाँ पे गलती से भी लिखा गया है, एफ जो होती है वो फोकस दूरी होता है। एफ जो होता है क्या होता है, फोकस दूरी होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे एफ बना लीजिएगा, ठीक है। एफ फोकस दूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में जो होती है यू माइनस होता है, ये चाहे यू जो है उत्तल हो चाहे अवतल हो, सब में माइनस होता है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है हमेशा, सॉरी, वस्तु जो है हमेशा बायां रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए यू का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। भी जो होता है अवतल दर्पण में प्लस माइनस दोनों होता है, और उत्तल दर्पण में सिर्फ प्लस होता है। अवतल दर्पण में एफ जो होता है वो माइनस होता है, और उत्तल दर्पण में एफ जो होता है वो प्लस होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ फार्मूला की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या है, ठीक है। तो एफ बराबर r/2 आप याद रखिएगा, और आर बराबर 2f, ठीक है। ये हमेशा पूछता है। उसके बाद दर्पण सूत्र, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये भी याद रखिएगा। आवर्धन की बात किया जाए तो आवर्धन इसका होता है दर्पण में u माइनस v/u होता है, ठीक है। आवर्धन माइनस v/u दर्पण में होता है, और लेंस में हम लोग जाएंगे तो v/u हो जाता है, वहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। f जो है फोकस दूरी है, u जो है वस्तु दूरी है, v जो है प्रतिबिंब दूरी है, r जो है वक्रता त्रिज्या है। हम लोग का ये जो परावर्तन वाला भाग जो है ये खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं अपवर्तन वाला भाग में प्रकाश के अपवर्तन। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसको ध्यान से पेशेंस रख के आप ध्यान से देखिए और इसका नोट्स बनाते जाइए। हम गारंटी के साथ कहते हैं आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा तो, ठीक है। चलिए उसके बाद ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन तो कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुँचती है या प्रवेश करती है, ठीक है, तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। तो उसी को घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो जैसे ये हवा एक माध्यम है और एक माध्यम पानी है, ठीक है। जब हवा से प्रकाश पानी में जाती है तो वो मुड़ जाती है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके ऐसे मुड़ गई है, ठीक है। तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो गई है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। उसके बाद यानी ये माध्यम क्या होता है, ठीक है। तो माध्यम देखिए, माध्यम जहाँ प्रकाश गमन करती है उसको माध्यम कहा जाता है। माध्यम दो प्रकार के होता है, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम का मतलब होता है जहाँ प्रकाश की चाल जो होती है कम होती है, और विरल माध्यम का मतलब होता है कि जहाँ प्रकाश की चाल जो होती है क्या होती है, अधिक होती है, उसको विरल माध्यम कहा जाता है। जैसे सघन और विरल आपको देखना है तो मान लीजिए कि देखिए पानी क्या है, विरल है, और कांच जो है सघन माध्यम है। हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है, पानी में कम होती है, ठीक है। कांच में और कम होता है, और हीरा में, यानी यहाँ पे तुलना किया जा रहा है तो पानी की तुलना में कांच जो है वो सघन माध्यम है, हवा के तुलना में पानी जो है सघन माध्यम, कांच की तुलना में हीरा जो, यानी एक चीज़ याद रखिएगा, यानी हीरा जो होता है, हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और सबसे अधिक हवा में होती है, चाहे निर्वात में होती है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट है, इसको याद रखिएगा। कहता है कि जब प्रकाश जो होती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको याद रखिएगा कि विरल से सघन में जब जाएगी, ठीक है, विरल से सघन में जब जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक का मतलब होता है
कि किसी वस्तु का जितना अपर्तनांक होता है, यानी जितना अधिक अपर्तनांक हो उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है, और जितना ही अधिक कम अपर्तनांक होता है उतना ही अधिक प्रकाश की चाल होता है। तो देखिए अपर्तनांक क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोला जाता है, अपर्तनांक। आप परिभाषा भी यहाँ से लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए जैसे पानी का आपको अपर्तनांक निकालना है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और पानी में प्रकाश का चाल होता है 2.25 लाख, यानी कहने का मतलब है कि 2.25 × 10⁸ होता है। तो ये 10⁸ और 10⁸ कट गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जाता है, ये दशमलव का हटाएंगे तो जितना अंक है उतना ही जीरो ऊपर बैठेगा। तो 300/225 हो गया, इसको काटेंगे तो 4/3 आएगा। इसको जब भाग दिया जाएगा तो 1.33 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से पानी का अपर्तनांक आप निकाल लीजिएगा कितना होता है, 1.3। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पानी का अपर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। बर्फ का कितना होता है, तो 1.31 होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कांच का अपर्तनांक 1.5 है, हवा का अपर्तनांक 1 होता है, किरोसिन तेल का अपर्तनांक 1.44 होता है, बर्फ का अपर्तनांक 1.31 होता है, हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है, जो सबसे अधिक होता है। तो पूछेगा सबसे अधिक अपर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है। यहाँ पे इस चीज़ को बताइए दिए हैं, प्रकाश की चाल कम हो तो अपर्तनांक ज़्यादा होगा, प्रकाश की चाल अधिक हो तो अपर्तनांक कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो ये पॉइंट कहता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम देखिए, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। जैसे परावर्तन के 2 नियम, वैसे ही अपवर्तन के भी 2 नियम। पहला नियम है कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो है, ये मान लीजिए कि परावर्तक सतह इसको कहेंगे, माध्यम 1 है और माध्यम 2 है, ठीक है। और माध्यम 1 से दूसरका में प्रकाश आ रही है, ऐसे मान लीजिए आ रही है, तो ये मुड़ जा रही है, अपने वास्तविक पथ से नहीं जा रही है, अलग यानी विचलित हो जा रही है। तो इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, यानी जो किरण आ रही है इसको हम लोग आपतित किरण कर रही है कहेंगे, जो जा रही है मुड़ के उसको अपवर्तित किरण कहेंगे। यहाँ पे कोण बना है, ये अभिलंब है, ये जो लाइन है ये अभिलंब है, और यहाँ पे कोण बना है तो उसको हम लोग कहेंगे यानी आपतन कोण कहेंगे, या यहाँ पे अपवर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नियम। तो इसका पहला नियम जो है ये क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। पहला नियम तो आसान है। दूसरा का नियम को स्नेल का नियम भी हम लोग इसको कहते हैं। स्नेल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परावर्तन का दूसरा का नियम चाहे स्नेल का नियम, स्नेल ने ही दिया था, ठीक है। क्या बोले थे इसको समझिए। स्नेल का नियम होता है sin i/sin r, ठीक है। ये नियतांक के बराबर होता है, तो ये चीज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा का नियम क्या कहता है, तो दूसरा का नियम कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग यानी वर्ण के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको हम लोग बोलते हैं पर स्नेल का नियम चाहे अपवर्तन के दूसरा का नियम, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हम लोग का पार्श्विक विस्थापन। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है, पार्श्विक विस्थापन बताइए। तो पार्श्विक विस्थापन देखिए यहाँ पे जैसे दो गो माध्यम, 3 गो यहाँ पे माध्यम की जरूरत पड़ेगी, माध्यम 1, माध्यम 2 और माध्यम 3, ठीक है, माध्यम 3। अब देखिए यहाँ पे पहला माध्यम से प्रकाश आएगा, दूसरा का माध्यम में जाएगा तो वो मुड़ के ऐसे अभिलंब की ओर, यानी ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ठीक है। ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, फिर यहाँ पे विरल माध्यम हो जाता है। तो ये आया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, क्योंकि विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। फिर ये सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, ऐसे अभिलंब यहाँ पे बनेगा तो इधर ना मुड़ के ऐसे भागेगा, ठीक है। तो यही कहता है
कि ये जो देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण, इसको हम लोग निर्गत किरण कहते हैं, कि बीच की लांबिक दूरी जो होती है इसके बीच में देखिए तो ये जो किरण आना चाहिए ऐसे, तो मान लीजिए मुड़ उड़ के ऐसे आ रही है, तो इनके जो बीच की लांबिक दूरी जो होती है वो पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। यही जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी दिखाया गया है, यही क्या है, पार्श्विक विस्थापन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद अगला हम लोग समझेंगे प्रिज्म। अगला टॉपिक क्या है, प्रिज्म। तो देखिए प्रिज्म क्या है, किसी कोण पर झुके दो समतल सतह के बीच पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है, प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है, प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं, समतल सतह 3 होते हैं, त्रिभुजाकार सतह कितना होता है, 2 होता है। यही प्रिज्म आपको दिखाया गया है, यही चीज़ प्रिज्म है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आपतित किरण और एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो मान लीजिए कोण होता है उसको विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग का मेन जो पॉइंट है वो लेंस की है। ठीक है, लेंस को बारे में हम लोग समझते हैं। ये लेंस लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं, 5 मिनट और पढ़ाई होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो ये लेंस है। तो लेंस के बारे में समझिए, लेंस क्या है। तो क्या कहता है कि लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, उसको लेंस कहा जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि गोला है और ये एक गोला है, दोनों के बीच में ये जो घिरा हुआ भाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, तो लेंस हो गया। लेंस जो होता है वो लेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक जो होता है उत्तल लेंस होता है और एक जो होता है अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो होता है उसको अपसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, आपको पहले भी हम आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, अगला पॉइंट के बारे में समझिए, उत्तल लेंस क्या होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है कि जिस लेंस के किनारे वाला भाग जो होता है और पतला होता है और बीच वाला भाग जो होता है वो मोटा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये उत्तल लेंस है। इसमें प्रतिबिंब निर्माण की बात किया जाए तो वही है, जैसे दर्पण हो गया, तो दर्पण में आप देखे थे कि अनंत पे था तो फोकस पे, यहाँ पे अनंत, और ये जो वक्रता केंद्र है ये, ठीक है, ये 2 गो इसमें वक्रता केंद्र होता है और फोकस भी 2 गो होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि दर्पण के पास वस्तु आते जाएगा, वैसे वैसे ये मान लीजिए प्रतिबिंब दूर जाएगा तो बड़ा बनते जाएगा। इसमें भी याद रखिएगा कि कब इसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच, यानी इसको प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। लेंस में जो बीच की दूरी होती है उसको प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। ठीक है, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में जो वस्तु रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको पता है। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं इसका उपयोग। तो इसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब माइक्रोस्कोप में किया जाता है। इसका उपयोग मानव नेत्र में किया जाता है, दूरबीन में किया जाता है, कैमरा में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है उत्तल लेंस के उपयोग हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जिस लेंस के किनारे वाला भाग मोटा और बीच वाला भाग पतला है, जैसे ये किनारों वाला भाग है और ये बीच वाला भाग है, बीच वाला पतला है, बीच में पतला है और किनारे पे मोटा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे, इसको अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि थोड़ा इसमें एक नोट याद रखिएगा, इसमें प्रतिबिंब जो होता है हमेशा छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो इसमें अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है, और दर्पण में उत्तल और लेंस में अवतल उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ये चीज़ है। उसके बाद अगला टॉपिक की बात किया जाए तो लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता चाहे लेंस की शक्ति,
शक्ति भी कहे चाहे क्षमता भी कहे, बात एक ही है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता चाहे लेंस की शक्ति। तो लेंस की शक्ति क्या है, लेंस की क्षमता क्या है, कि लेंस को कहता है कि लेंस द्वारा किरणों के मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस द्वारा किरणों के मोड़न जो किरण होती है उसके मोड़ने की क्षमता को क्या बोला जाता है, लेंस की क्षमता। इसको पी से सूचित किया जाता है। और इसका SI मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस की शक्ति चाहे लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको D से हम लोग सूचित करते हैं। किससे, D से सूचित करते हैं। ठीक है, और बात किया जाए कि लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता यानी P बराबर फोकस दूरी का व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है। तो P बराबर 1/f, आप चाहे इसको परिभाषा में भी कह सकते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब ये मीटर में होता है, ये 1/f जो होता है ये मीटर में होता है। वहीं बात किया जाए सेंटीमीटर में, जब मान लीजिए कि जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो 100/f हो जाएगा, 100/f हो जाएगा। जब मीटर में हो फोकस दूरी तो 1/f हो जाएगा। तो ये लेंस की क्षमता हो गई। अब बात किया जाता है कि P यानी अगर P का मान यानी फोकस दूरी अगर माइनस में आ जाता है, माइनस डायोप्टर में आ जाता है, ठीक है, तो वो अवतल लेंस होता है। और P का मान प्लस में आ जाता है यानी लेंस की क्षमता जो होती है वो प्लस में आ जाती है, तो वो क्या होती है, उत्तल लेंस होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर लेंस की क्षमता माइनस में आती है तो वो क्या होती है, अवतल लेंस होता है। और लेंस की क्षमता अगर प्लस में आती है तो वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेंस सूत्र, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, दर्पण में प्लस था और यहाँ पे माइनस था। ठीक है, और इसका आवर्धन जो होता है वो m बराबर v/u होता है। ये भी आप याद रखिएगा। पूरी तरह से हम लोग पूरा चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, पूरा हम लोग इतना मान लीजिए कि बहुत कम समय में बहुत अधिक हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसको कम मत समझिए, इसको आप अगर पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा तो समझिए इससे एक क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं जाएगा। आपको सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, इसी से मान लीजिए कि आप यहीं से आपको पूछेगा। अगला वीडियो हम मान लीजिए पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे और पार्ट 3 में आपको सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है।